नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। एक नई यूनिट की स्टार्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। और पॉलिटिकल साइंस में असल में जो थ्योरी थॉट वाला जो पोर्शन है उसका आप ये समझ लीजिए कि उसकी जान है, उसकी नब्ज है। जिस विद्यार्थी का कमांड पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों पर और राजनीतिक सिद्धांतों पर हो जाता है वो राजनीति विज्ञान में एक बेहतर विद्यार्थी हो जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं या भारतीय संविधान की बात करते हैं तो वो अपेक्षाकृत सरल टॉपिक्स माने जाते हैं बजाय सिद्धांतों के, विचारधाराओं के, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को और राजनीतिक सिद्धांतों को जब आप पढ़ते हो तो उस समय पे समझ आधारित बहुत सारे बिंदु बनते हैं। एक कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तब राजनीति विज्ञान पर पकड़ बन पाती है। अगर आप पिछले 4-5 साल में जितने भी पेपर राजनीति विज्ञान पर हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में हुए हैं या स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत हुए हैं, अगर आप उन पेपर पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा जानलेवा सवाल जो एग्जामिनर ने पूछे हैं वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों और राजनीतिक सिद्धांतों पर ही पूछे हैं। तो इस पोर्शन पे कमांड होने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान का जानकार हो जाना। तो आज हम सबसे पहले जो ये कोर टॉपिक है राजनीति विज्ञान का, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। और आपका जो सिलेबस लगा रखा है, अब राजनीतिक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है उसमें तो बहुत सारे राजनीतिक विचारक आते हैं, लेकिन हम यहाँ जो क्रम से पढ़ रहे हैं उनमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्लेटो से। और जैसे जैसे ये सिलेबस आगे बढ़ेगा, स्कूल लेक्चरर राजस्थान सरकार, इसमें जो पाश्चात्य विचारक हैं उनका जितनी भी पीडीएफ बनेंगी, जितना भी वीडियोज बनेंगे, उनका एक अलग लिस्ट बना देंगे हम। और नेट, स्लेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी स्टेट का जो पीजीटी है उसमें जो एक्स्ट्रा जो थिंकर्स जुड़े हुए होंगे उनका फिर हम अलग से वीडियोज और नोट्स का पीडीएफ वगैरह वो सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे। तो आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं प्लेटो। देखो, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के व्यवस्थित इतिहास की जब शुरुआत होती है तो सबसे प्रमुख, महत्वपूर्ण और सबसे पहला, सबसे व्यवस्थित जो नाम आता है वो है ग्रीक या यूनान। ग्रीक चिंतन, ग्रीक या यूनान। ग्रीक या यूनान के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा के तहत 3 महान विद्वान हुए। राजनीति विज्ञान में उनका एक ध्रुव तारे के समान दर्जा है। और वो 3 महान गुरु शिष्य जो हैं आपस में वो इस प्रकार हैं। सुकरात, सुकरात का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य महानतम राजनीतिक विचारक अरस्तु। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु गुरु शिष्य परंपरा की ये महान पीढ़ी जो कि यूनान में हुई या ग्रीक में हुई, राजनीतिक चिंतन पर इन्होंने अमिट छाप छोड़ी। और बाद में जितना भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जिस जिस धारा में आगे बढ़ा है उन पर इनका प्रभाव, खासकर प्लेटो और अरस्तु का प्रभाव बिल्कुल पड़ा है। तो यहाँ से हम अब चूंकि हमारे जैसे सिलेबस में हम स्टार्ट करते हैं तो सुकरात सिलेबस में सामान्यतः नहीं होता है, प्लेटो हमारा सिलेबस स्टार्ट करता है। तो प्लेटो से स्टार्ट कर रहे हैं 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व की घटना है ये जो प्लेटो का जन्म है या प्लेटो का जो कालक्रम है। 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व प्लेटो के जीवन का मतलब काल है, जीवन काल है। अब प्लेटो जब जन्म हुआ था प्लेटो का, तो प्लेटो के बारे में थोड़ा सा पहले आप समझें कि प्लेटो क्या था, किन परिस्थितियों में प्लेटो पैदा हुआ, प्लेटो का राजनीतिक चिंतन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, प्लेटो का मुख्य राजनीतिक चिंतन किस किस प्रकार का है, कौन कौन से प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत विचार रखे। अब ये प्लेटो कम से कम 5-6 दिन तो चलेगा, आपका एक प्रमुख विचारक है राजनीति विज्ञान का। तो प्लेटो के बारे में जानिए। प्लेटो ग्रीक या यूनान का, यूनान के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। जैसे मान लो यूनान एक बड़ा देश है
उसमें छोटे छोटे नगर राज्य यूनान के अंतर्गत हैं। उनमें एक नगर राज्य था एथेंस, जहां पर प्लेटो का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? एथेंस, यूनान का एक नगर राज्य, वहां पर प्लेटो का जन्म हुआ है, एथेंस। अब प्लेटो का जन्म कब हुआ भाई? 428 ईसा पूर्व। अच्छा, ऐसे ही एक नगर राज्य और था यूनान के अंतर्गत, स्पार्टा। तो एथेंस और स्पार्टा के बीच में लगातार युद्ध होते रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, पेलोपोनेसियन वार, जो 30 वर्षों तक लगभग चला था। तो पेलोपोनेसियन वार कब हुआ है? 430 से 400 ईसा पूर्व। ये पेलोपोनेसियन वार का टाइम है। पेलोपोनेसियन वार, पेलोपोनेसियन वार। और किन के बीच हुआ है भाई? एथेंस और स्पार्टा के बीच। तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? प्लेटो का जन्म हुआ है इस एथेंस के अंतर्गत। अच्छा, प्लेटो का जन्म कब हो रहा है? 428 ईसा पूर्व में। और पेलोपोनेसियन वार का टाइम क्या है? 430 से 400 ईसा पूर्व। मतलब प्लेटो का जब जन्म हुआ है उस समय पे पेलोपोनेसियन वार चल रहा है। पेलोपोनेसियन वार एक लगभग 30 वर्ष तक चलने वाला एक बहुत बड़ा युद्ध था, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में चला है। और प्लेटो कहाँ का रहने वाला है? प्लेटो एथेंस का रहने वाला है। और पेलोपोनेसियन वार उस समय चला है। एथेंस में जब ये पेलोपोनेसियन वार चल रहा था तो उस समय पे लोकतंत्र था, और एथेंस को बहुत बुरी तरीके से स्पार्टा ने हरा दिया था। स्पार्टा की सैनिक शक्ति बहुत ज़बरदस्त थी, और उसने इस पेलोपोनेसियन वार में एथेंस को हरा दिया। और जिस समय ये युद्ध हुआ है उस समय पे एथेंस में क्या है? लोकतंत्र। तो प्लेटो लोकतंत्र को स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं करता है। तो प्लेटो ने अपने जीवन काल के अंतर्गत 2 प्रकार की असफल सरकारें देखी थी। तो वो 2 असफल सरकारें कौन सी थी प्लेटो के समय पे? यहां पे गौर करें। प्लेटो ने अपने जीवन काल में 2 असफल सरकारें देखी थी। एक तो 30 लोगों का शासन, लोगों का शासन, रूल ऑफ 30 बोलते हैं उसको, रूल ऑफ 30। और एक लोकतंत्र। ये 2 असफल सरकार प्लेटो ने अपने जीवन काल में देखी थी। अपना विचार जब प्लेटो प्रस्तुत कर रहा था तो उससे पहले या उस समय पर प्लेटो ने इन 2 असफल सरकारों को देखा था। तो ये असफल सरकार क्या हैं और इन्हें असफल सरकार क्यों कहा जाता है वो समझिए आप। जैसा कि अभी आपको बताया, प्लेटो का जब जन्म हुआ तो एथेंस व स्पार्टा के बीच में पेलोपोनेसियन वार चला है। तो पेलोपोनेसियन वार कब से कब तक चला है? 430 से 400 ईसा पूर्व। ठीक है भाई। और इस पेलोपोनेसियन वार के अंतर्गत एथेंस को डिफीट मिलती है, स्पार्टा उसको अपनी बढ़िया सैनिक शक्ति के कारण हरा देता है। तो प्लेटो कहाँ का रहने वाला है? एथेंस का रहने वाला है। प्लेटो के युवा प्लेटो के मस्तिष्क पर यह बहुत गलत छाप पड़ती है। क्यों? क्योंकि एथेंस के अंतर्गत उस समय पर लोकतंत्र था। तो लोकतंत्र के बारे में प्लेटो के विचार एक तो इस कारण बढ़िया नहीं थे, दूसरी बात कि स्पार्टा ने अपनी अच्छी सैनिक शक्ति के कारण एथेंस को हराया था। तो प्लेटो बाद में जब अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत देगा, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें जब वह अपनी राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत देगा, राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली का मतलब यह है कि शिक्षा जो व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित है, जो कि रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा है। तो उसमें वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के प्रशिक्षणों को शामिल करेगा। मानसिक क्यों? क्यों? मानसिक से तो IQ बढ़ता है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, तो वो तो जरूरी है। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था में प्लेटो शारीरिक शिक्षा को भी शामिल करेगा, व्यायाम वगैरह, सैनिक शक्ति, उनको भी शामिल करेगा। इनको शामिल क्यों करेगा? क्योंकि ये अनुभव प्लेटो ने अपनी युवावस्था में कर लिया था कि अपनी अदम्य सैनिक शक्ति के कारण स्पार्टा ने एथेंस को लगभग रोन दिया था। तो प्लेटो ने देख लिया कि अगर आपको आदर्श राज्य बनाना है, एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य बनाना है, तो सैनिक शक्ति भी या शारीरिक शक्ति भी वहाँ के नागरिकों में होनी चाहिए। ठीक है। अब जिस समय पे ये पेलोपोनेसियन वार हो रहा था, उस समय पे
एथेंस के अंतर्गत लोकतंत्र था। तो एक तो प्लेटो का लोकतंत्र के प्रति नफरत का कारण यह था कि उस पेलोपोनेशियन वार में एथेंस की हार होना एथेंस का स्वाभिमान झकझोर दिया था उस युद्ध ने। दूसरा, फिर जब वो पेलोपोनेशियन वार जब खत्म हुआ तो लोकतंत्र खत्म हुआ, तो फिर वहां पे कौन सा शासन आया? 30 लोगों का शासन आया, रूल ऑफ 30। प्लेटो को खुद को ये इनविटेशन था, प्लेटो बहुत ही संभ्रांत परिवार का था, प्लेटो को खुद को ये इनविटेशन था कि वो रूल ऑफ 30 के शासन में शामिल हो जाए, लेकिन प्लेटो उस शासन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। प्लेटो को बाकायदा ऑफर है कि आप हमारे यहाँ पे आए और कोई मंत्री का पद ग्रहण कर लें, लेकिन प्लेटो नहीं हुआ। प्लेटो के बहुत सारे निकटस्थ जो रिश्तेदार थे वो इन 30 लोगों के शासन में शामिल थे। बाद में इस शासन से जुड़े हुए लोगों ने बहुत जबरदस्त वहां पर एथेंस के अंतर्गत भ्रष्टाचार किया और एक अव्यवस्था फैल गई देश के अंतर्गत। तो प्लेटो को इस शासन से नफरत हो गई, 30 लोगों के शासन से भी नफरत हो गई प्लेटो को। फिर जब ये 30 लोगों का शासन गया तो एथेंस में फिर वापस लोकतंत्र आ गया। अब की बार जो एथेंस के अंतर्गत लोकतंत्र जो आया था, इस लोकतंत्र के अंतर्गत प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो सुकरात को इस लोकतंत्र जो दूसरे राउंड पर एथेंस में आया है, इस लोकतंत्र के अंतर्गत सुकरात को हेमलॉक जहर का प्याला देकर मार दिया गया। ये जो 30 लोगों का शासन था, इसने तो सुकरात पर अभियोग चलाया, इसने तो सुकरात को दोषी ठहराया। किस चीज का दोषी ठहराया? इस चीज का दोषी ठहराया कि सुकरात सुकरात एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है, यूनानी देवी देवताओं की आलोचना कर रहा है। इस बात का दोषी 30 लोगों के शासन ने सुकरात को ठहराया। बाद में जब 30 लोगों के शासन के बाद जब ये लोकतंत्र आया, तो उस लोकतंत्र ने सुकरात को हेमलॉक जहर का प्याला देकर मार दिया। हेमलॉक जहर, हेमलॉक क्या होता है? जहर होता है। जब सुकरात पर अभियोग चल रहा था तो प्लेटो और उसके सुकरात के कुछ मित्र और शिष्य सुकरात से मिलने गए। तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि भाई ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, हमारे गुरु हैं, यूनान को इनकी ज़रूरत है, ये लोगों को पथभ्रष्ट नहीं कर रहे हैं। तो शासन से जुड़े हुए लोगों में से शासन से जुड़े हुए लोगों ने ऑफर दिया कि जब अभियोग चल रहा हो तो उस समय पे अगर एक बार सुकरात ये कह दे कि मुझसे गलती से ऐसी शिक्षाएं दे दी गई जो यूनानी देवी देवताओं के खिलाफ थी या प्रचलित यूनान की रूढ़ियों और मान्यताओं के खिलाफ थी, ये मुझसे गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, मैं बाद में ऐसा कभी नहीं करूंगा या आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा, सुकरात को छोड़ दिया जाएगा। तो प्लेटो और उसके साथियों ने सुकरात से पूछा कि आपको सिर्फ जो भी वो अदालत या कचहरी जो भी रही होगी वहां पर ये अपनी गलती स्वीकार करनी है और आगे ये आश्वासन देना है कि गलती से ऐसा हो गया, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। तो सुकरात ने 2 टूक मना कर दिया। सुकरात सत्य का वक्ता, जब भी कभी दुनिया में इतिहास में सत्य के वक्ता की बात आएगी तो भारत में हरिश्चंद्र जी का नाम आएगा, युधिष्ठिर का नाम आएगा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में सुकरात का नाम आता है। सुकरात ने कहा कि जब मैंने जानबूझकर युवाओं को जो अपने भाषण जो दिए हैं तो उनमें यूनानी देवी देवताओं का मैंने जो जिक्र किया है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा जिक्र मैंने नहीं किया है। मतलब सुकरात ने 2 टूक मना कर दिया। उस सुकरात ने यह कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, जो भाषण मैंने दिए हैं वो दिए हैं। प्लेटो वगैरह काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको मार दिया जाएगा, सुकरात मरने के लिए तैयार हो गए और एंड में सुकरात को हेमलॉक जहर का प्याला दिया। उनके सामने 2 ऑप्शन रखे कि या तो अपनी गलती रियलाइज करो और भविष्य में ऐसा नहीं करोगे, आश्वासन दो, वरना ये हेमलॉक जहर का प्याला पीजिए। सुकरात ने हेमलॉक जहर का प्याला पिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो सत्य के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले लोगों का जब जब भी जिक्र होगा उसमें सुकरात का नाम आएगा। तो इन चीज़ों का प्लेटो के मानव मस्तिष्क पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ा और लोकतंत्र से उसको नफरत हो गई। 30 लोगों का शासन भ्रष्ट था, इससे भी नफरत हो गई, लोकतंत्र से भी नफरत हो गई। प्लेटो को खुद को सुरक्षा हो गई कि प्लेटो को ही नहीं कहीं मार दिया जाए, तो उसने एथेंस छोड़ दिया। एथेंस छोड़ने के बाद मिस्र, इटली, सिसिली, वहाँ तक प्लेटो गया। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि ज्ञान की तलाश में प्लेटो भारत में भी गंगा नदी के तट तक आया था। वापस प्लेटो एथेंस जाता है। एथेंस में जाने के बाद उसने अपनी अकादमी या एकेडमी की स्थापना की। इसको माना जाता है यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय
प्लेटो की एकेडमी को माना जाता है, जो कि उसने वहाँ पर कहाँ पर स्थापित की है, एथेंस के अंतर्गत स्थापित की है। अब प्लेटो का प्लेटो नाम कैसे पड़ा भाई? ये प्लेटो का हम थोड़ा सा आपको प्लेटो का एक क्रोनोलॉजी या प्लेटो की एक हिस्ट्री बता रहे हैं कि प्लेटो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, क्या उसके जीवन से घटना घटी। इसके बाद प्लेटो के राजनीतिक विचार आएंगे कि प्लेटो विचार किस किस तरीके के देता है। प्लेटो की पुस्तकें और प्लेटो पे काफ़ी सारे प्लेटो के सिद्धांत, उन पे हम डिस्कस करेंगे, लगातार 5-6 दिन क्लास चलेंगी। तो सबसे पहले तो प्लेटो नाम पे ही आइए। प्लेटो का जो असली नाम था वो था एरिस्टोक्लीज। ये सारे सवाल पेपर में आते हैं, आपको बिल्कुल बाकायदा याद कर लेना है। और पीडीएफ हमने डाउनलोडेबल फॉर्म में पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पर रखी हुई है। तो जो विद्यार्थी पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप पर ये कोर्स परचेज करता है तो वो पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकता है, वीडियो देख के उसको बिल्कुल समझ सकता है। जितने भी सवाल उसको पूछने, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सवाल ऐप पर छोड़ सकता है। तो प्लेटो का मूल नाम क्या था? एरिस्टोक्लीज। अब बात आई कि साहब प्लेटो का प्लेटो नाम कैसे पड़ा? प्लेटो का मूल नाम एरिस्टोक्लीज है और प्लेटो का एक व्यायाम का शिक्षक था, उसने प्लेटो को प्लातून नाम दिया। व्यायाम का शिक्षक था प्लेटो का, उसने प्लेटो को प्लातून नाम दिया। चूंकि प्लेटो एक संभ्रांत परिवार का रहने वाला था और उसकी जो माँ थी, वो माँ का जो वंशावली निकल रही थी वो यूनान के राजाओं में जाके मिल रही थी। और प्लेटो का जो पिता था, उसकी जो वंशावली निकल रही थी वो यूनान में कानूनों का एक बहुत बड़ा निर्माता विद्वान हुआ था सोलन, उसके वंश से मिल रही थी। तो प्लेटो इतने संभ्रांत परिवार का व्यक्ति था और प्लेटो देखने में बहुत ही स्मार्ट, हट्टा कट्टा, हैंडसम जवान था। और प्लेटो को जो प्लातून नाम दिया है वो उसके एक शारीरिक शिक्षक ने दिया है। और इस प्लातून का जो, ये प्लातून ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या सम्रांत। श्रेष्ठ या सम्रांत या चौड़े कंधों वाला, एक शब्द और है चौड़े कंधों वाला। मतलब प्लेटो थोड़ा सा फिटफोर होगा, चौड़े कंधे होंगे उसके, हैंडसम नौजवान होगा, तो उसको उसके शारीरिक शिक्षक ने प्लातून नाम दिया। प्लातून, प्लातून शब्द ग्रीक भाषा का है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या सम्रांत या चौड़े कंधों वाला। ये तीनों शब्द भाई आपको आने चाहिए। चौड़े कंधों वाला, ठीक है। इस प्लातून शब्द का ही अपभ्रंश एक शब्द पड़ गया अफलातून। अफलातून, ये अफलातून अरबी भाषा का शब्द है। अफलातून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। प्लातून या प्लातोन ग्रीक भाषा का शब्द है, अफलातून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ये इसी का भ्रंश है। जब आप राजस्थान जीके में जीके पढ़ते हैं तो एक सवाल आता है कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल, सूरजमल जी को अफलातून कहा जाता है। तो भाई ये प्लातून या अफलातून शब्द श्रेष्ठ व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो सूरजमल जी निस्संदेह श्रेष्ठ थे, हिंदू हृदय सम्राट थे। चलिए, तो ये भाई प्लेटो का नाम हो गया। अब प्लेटो ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। प्लेटो के जो गुरु थे ना सुकरात, सुकरात ने खुद ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। सुकरात को जो हिट किया है वो प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में किया है। प्लेटो ने अपनी अधिकांश पुस्तकें डायलॉग शैली में या संवाद शैली में लिखी हैं। किस शैली में लिखी हैं? संवाद शैली में या डायलॉग शैली में। और इनमें प्लेटो ने अपना जो नायक बनाया है वो सुकरात को बनाया है। तो प्लेटो अपने जो भी विचार विमर्श या सिद्धांत देना चाहता था वो सुकरात के मुंह से दिलवाता है। मतलब सुकरात प्लेटो की किताबों का एक नायक है जो कि उसने संवाद शैली में या डायलॉग फॉर्म में लिखी है। सुकरात ने खुद ने कोई किताब नहीं लिखी। सुकरात ने खुद ने कोई अगर विचार दिए हैं या सिद्धांत दिए हैं तो वो प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में नायक सुकरात के मुंह से निकलवाए हैं। तो अब हम प्लेटो की पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब सीधे स्क्रीन पे और नोट्स पे आइए। एक बार जो मैंने समझाया है उसकी एक हल्की रीडिंग कर लेंगे। फिर आज का हमारा टॉपिक प्लेटो की पुस्तकें ही हैं। प्लेटो की पुस्तकों पर निश्चित रूप से एग्जाम में सवाल जाता है और कौन सी पुस्तक में किन किन चीज़ों का वर्णन है या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हम पे आनी चाहिए। बड़े आराम से एक एक शब्द को मैं आपके सामने क्लियर करता चलूँगा
जितने भी दिन तक ये क्लास चलती है चले, हम बड़े आराम से सारी चीज़ों को समझेंगे, एक एक पॉइंट आपके समझ में आएगा। तो अब नोट्स पे आते हैं सीधे सीधे। हाँ भाई, यहाँ नोट्स पे देखें सीधे। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, सबसे पहले हम प्लेटो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्लेटो का कालक्रम देखो 428 से 347 ईसा पूर्व। ये लो भाई, ईसा पूर्व मतलब वर्तमान में जैसे 2023 ईस्वी चल रहा है, तो ईसा के बाद 2023 तो ये मान लो जो वर्तमान में चल रहा है, और उससे पूर्व मतलब उससे पहले, तो 428 साल ईसा से पहले प्लेटो हुआ है और 347 साल पहले मर गया है। तो 28 और 53 इतने साल प्लेटो जिया है भाई, मतलब कुल मिला के इनको जोड़ लेना। तो ये प्लेटो का कालक्रम है, ये उसका जीवन काल है। प्लेटो का असली नाम एरिस्टोक्लीज था। देखो सवाल इस तरीके से बनते हैं। RASPRI 2003 में ये सवाल पहली बार फेस किया गया था। उस समय सब्जेक्ट बेसिस होते थे प्रीलिम्स। RASPRI 2003 सवाल आया था, प्लेटो का मूल नाम या प्लेटो का असली नाम क्या है। सब्जेक्ट बेसिस RAS होता था। 2010 तक IAS का जो प्रीलिम्स है वो सब्जेक्ट बेसिस हुआ है, और 2012 तक RAS का जो प्रीलिम्स है वो भी सब्जेक्ट बेसिस हुआ है। तो RASPRI 2003 में ये सवाल पहली बार, मेरी पहली परीक्षा थी, उसमें मैंने ये फेस किया कि प्लेटो का मूल नाम या असली नाम क्या है, एरिस्टोक्लीज। इसका अर्थ होता है सबसे अच्छा या सुप्रसिद्ध, सबसे अच्छा या सुप्रसिद्ध। बाद में प्लेटो नाम चौड़े कंधे होने के कारण इसके किसने दे दिया, शिक्षकों ने दे दिया। चौड़े कंधे होने के कारण उसको प्लेटो या प्लातून कहा गया। अपभ्रंश है, शब्द तो था प्लातून, ये प्लातून से फिर क्या बन गया, प्लेटो बन गया। क्यों बन गया भैया, उसके शारीरिक शिक्षक ने उसको प्लातून बोला, मतलब चौड़े कंधे वाला, और प्लातून का ही अपभ्रंश शब्द फिर क्या बन गया, प्लेटो। यह संभ्रांत परिवार का था। इनका जन्म एथेंस में, तो प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ है, एथेंस में। कालक्रम बिल्कुल याद कर लेना, इस समय पे हुआ। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात। तथा प्लेटो के जन्म के समय एथेंस व स्पार्टा के मध्य, देखो ये छोटे छोटे नगर राज्य यूनान के अंतर्गत बहुत सारे थे, आपस में ये युद्ध करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। तो एथेंस एक नगर राज्य है यूनान का, ये बड़ा समृद्ध था। स्पार्टा की सैनिक शक्ति दमदार थी। तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है, और प्लेटो के जन्म के समय एथेंस व स्पार्टा के मध्य कौन सा वार हो रहा है भाई, कौन सा युद्ध हो रहा है, पेलोपोनेसियन वार। पेलोपोनेसियन वार का कालक्रम मैंने आपको बताया 430 से 400 ईसा पूर्व, ये है भाई इसका कालक्रम। और प्लेटो का जन्म कब हो रहा है, 428 ईसा पूर्व में। तो प्लेटो तो 28 साल देखेगा इस युद्ध को, 428 से लेकर 400 तक देखेगा। चल रहा है 430 से 400 के बीच में। तो पेलोपोनेसियन वार हुआ था। उस समय एथेंस में क्या था, लोकतंत्र। यही तो कारण है प्लेटो को लोकतंत्र से नफरत हो गई। एक तो इस कारण होगी, और एक इसके गुरु को हेमलॉग जहर का प्याला दिया था उस कारण होगी। तो उस समय एथेंस में क्या था, लोकतंत्र था। लेकिन इस युद्ध में अपनी प्रबल सैनिक शक्ति के कारण स्पार्टा ने एथेंस का पतन कर दिया। स्पार्टा ने क्यों कर दिया एथेंस का पतन, क्योंकि सैनिक शक्ति प्रबल थी स्पार्टा की। अब इससे प्लेटो क्या सबक लेगा, एक तो लोकतंत्र शासन प्रणाली बिल्कुल बेकार, देश को अपयश का सामना करना पड़ा, युद्ध हारा है। दूसरी क्या लेगा कि जब वो अपनी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था का सिद्धांत देगा, रिपब्लिक जो अपनी पहली पुस्तक है उसकी, उसमें देगा, तो उस पुस्तक के अंतर्गत जब वो शिक्षा व्यवस्था का सिद्धांत देगा, तो प्लेटो पहले ही तय कर लेता है कि केवल वैचारिक शिक्षा या ऐसी शिक्षा जो वैचारिक दृष्टि से या बुद्धिमत्ता दृष्टि से आदमी का जो बुद्धि का निर्माण करती है वही पर्याप्त नहीं है, शारीरिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि शारीरिक शक्ति के कारण स्पार्टा ने प्लेटो के देश एथेंस को हरा दिया था। स्पार्टा की मजबूत सैनिक शक्ति से प्रेरित होकर ही जब प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक में, अपनी कौन सी पुस्तक में, रिपब्लिक में, अपनी राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था, एक एक शब्द के मायने हैं। जब मैं आपको प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की बहुत सारी विशेषताएं होंगी, उनमें से एक एक पर डिस्कस अपन करते चलेंगे।
तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था देता है। तो पहला सवाल तो आया, प्लेटो अपना शिक्षा सिद्धांत कौन सी पुस्तक में देता है? रिपब्लिक में। और विशेषता तो आप उस समय डिटेल में पढ़ोगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। फिलहाल तो एक विशेषता तो यही आ गई है कि प्लेटो की शिक्षा कैसी थी? राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था, मतलब उसकी व्यवस्था किसके द्वारा होती है? राज्य के द्वारा होती है। राज्य का कंट्रोल है शिक्षा व्यवस्था पर। निजी शिक्षा व्यवस्था थी या राज्य नियंत्रित थी? राज्य नियंत्रित थी। तो प्लेटो जब रिपब्लिक में अपनी राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था देता है तब शारीरिक शिक्षा तथा सैनिक प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था करता है। शारीरिक शिक्षा की या सैनिक प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था करता है। क्यों करता है? क्योंकि पेलोपोनेशियन वार में प्लेटो ने कुशल शारीरिक शक्ति के कारण स्पार्टा को जीतते हुए देखा है और अपने खुद के देश एथेंस को हारते हुए देखा है। तो प्लेटो तय करता है कि जब कभी भी हम एथेंस के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, नई शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे, तो उसमें शारीरिक शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण स्कोप या उसका क्षेत्र होना चाहिए। फिर ये व्यवस्था करता है। प्लेटो को अपने समय की राजनीतिक प्रणालियां पसंद नहीं थी। उसने युवा अवस्था में दो असफल शासन व्यवस्थाएं देखी। पहली तो 30 लोगों का शासन। देखो एक चीज सुनो, जब पेलोपोनेशियन वार हो रहा है उस समय पे भी एथेंस में क्या है? लोकतंत्र है। चलो ठीक है, वो पेलोपोनेशियन वार में एथेंस हार गया, उसके बाद वहां पर 30 लोगों का शासन आया, रूल ऑफ 30। और दूसरी शासन व्यवस्था कौन सी देखी फिर उसने? जब रूल ऑफ 30 भी खत्म हो गया तो उसके बाद फिर वापस लोकतंत्र आ गया। तो इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में क्या क्या हुआ जिसके कारण प्लेटो को इन दोनों से नफरत हो गई, वो देखिए आगे। 30 लोगों के शासन द्वारा प्लेटो के गुरु सुकरात को युवाओं को पथभ्रष्ट करने तथा नास्तिकता का आरोप लगाकर फंसाया गया। मतलब 30 लोगों के शासन ने सुकरात पर केस चलाना शुरू कर दिया कि भाई आप यूनान के या एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट करते हो, यूनानी देवी देवताओं की आलोचना करते हो। मतलब प्लेटो नास्तिकता फैलाता है, यूनानी देवी देवताओं की आलोचना करता है, युवाओं को पथभ्रष्ट करता है। ऐसा केस किसने चलाया या ऐसा दोषी प्लेटो को किस शासन व्यवस्था ने बनाया? 30 लोगों का, रूल ऑफ 30 ने। तथा लोकतंत्र ने, मतलब 30 लोगों का शासन जब चला गया तो बाद में क्या आ गया? लोकतंत्र। लोकतंत्र ने सुकरात को अभियोग चलाकर, मतलब केस चलाकर, हेमलॉग जहर का प्याला देकर क्या कर दिया? मार दिया। इसलिए प्लेटो को लोकतंत्र से भी क्या हो गई? नफरत। 30 लोगों के शासन से नफरत क्यों हुई? क्योंकि वह शासन अकुशल था, भ्रष्ट था, अव्यवस्था फैल गई थी एथेंस के अंतर्गत। प्लेटो को भी ऑफर था लेकिन प्लेटो ने मना कर दिया उसमें शामिल होने से। और जब वो अकुशल आया, अव्यवस्था फैल गई, तो प्लेटो को उससे नफरत हो गई। एक और कारण से नफरत हो गई कि जो प्लेटो का गुरु था सुकरात, उसको ही दोषी ठहरा दिया 30 लोगों के शासन ने कि भाई साहब आप एथेंस के युवाओं को पथभ्रष्ट करते हो, नास्तिकता फैलाते हो, यूनान के देवी देवताओं की आलोचना करते हो। इसलिए तो प्लेटो को 30 लोगों के शासन से नफरत हो गई। और बाद में जब 30 लोगों का शासन भी चला गया और उसके बाद फिर लोकतंत्र आया, तो लोकतंत्र ने फिर क्या किया? सुकरात को हेमलॉग जहर का प्याला देकर मार दिया। अब सुकरात के सामने दो ऑप्शन रखे थे जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई या तो ये स्वीकार करो कि मुझसे गलती हो गई और आगे ऐसा नहीं करूंगा, गलती से ऐसा भाषण दे दिए मैंने, या ये हेमलॉग जहर का प्याला है। तो सुकरात सत्य का महान साधक, उसने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैंने गलती से कहा है। क्यों मैंने गलती से नहीं कहा? सब अपने होशो हवास में और सोच समझ कर कहा है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। भले ही हम लोग जहर का प्याला पी के मर जाऊंगा। तो बेचारा सुकरात मर गया। प्लेटो को लोकतंत्र से भी नफरत हो गई। सुकरात की मृत्यु के बाद अपनी खुद की सुरक्षा की चिंता के कारण प्लेटो एथेंस छोड़ दिया तथा वह मिस्र, फिर देखो मिस्र भी गया है प्लेटो, इटली भी गया है, सिसिली भी गया है, आदि स्थानों पर घूमता रहा। कुछ विचारकों के अनुसार प्लेटो ज्ञान की तलाश में भारत में कहां तक भी आया है भाई? गंगा नदी के तट तक भी आया था। चलो ठीक है, अपने प्लेटो ज्ञान की सुरक्षा के कारण इधर उधर घूमता रहा, ज्ञान प्राप्त करता रहा। बाद में वापस एथेंस लौट जाएगा। वापस एथेंस में आकर प्लेटो ने अपनी संस्था कौन सी खोली? एकेडमी की स्थापना की, जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। प्लेटो की संस्था एकेडमी को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यह माना जाता है कि यह यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है भाई। अब यहां से आगे थोड़ा सा प्लेटो के राजनीतिक विचार हल्के हल्के स्टार्ट होंगे।
प्लेटो ने अपने समय सोफिस्ट विचारकों द्वारा, एक शब्द आया सोफिस्ट विचारकों द्वारा, प्रचलित न्याय का सिद्धांत, ठीक है, सत्य की सापेक्षता, सोफिस्ट विचारकों का न्याय का सिद्धांत, सत्य की सापेक्षता का सिद्धांत या ज्ञान की सापेक्षता के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझो। देखो, सबसे पहले तो ये सोफिस्ट विचारक एक शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है। एक शब्द आया है सोफिस्ट विचारक। ये सोफिस्ट लोग क्या थे, पढ़े लिखे होते थे, बौद्धिक होते थे और गैर यूनानी होते थे। कैसे होते थे? गैर यूनानी मतलब यूनान का नहीं है, बौद्धिक है, तार्किक हैं, मानववादी हैं, मानववादी हैं, सापेक्षतावादी हैं। हर शब्द का मतलब है भाई, सापेक्षतावादी हैं, गैर यूनानी हैं, तार्किक हैं, मानववादी हैं, सापेक्षवादी हैं। अच्छा, गैर यूनानियों को मैटिक्स कहा जाता था और यूनानी अपने आप को हेलेनिक बोलते थे। एक दो शब्द आएंगे, एक तो आएगा मैटिक्स। मैटिक्स का मतलब है कि जो यूनान का रहने वाला नहीं है वो क्या कहलाएगा, मैटिक्स कहलाएगा। और यूनानी अपने आप को क्या बोलेंगे भाई, हेलेनिक। तो प्लेटो कौन है, हेलेनिक। यूनानियों को क्या बोला जाता था, हेलेनिक। और जो गैर यूनानी होता था उसको क्या बोला जाता था, मैटिक्स। तो सोफिस्ट विचारक कौन है, सोफिस्ट विचारक मैटिक्स हैं, मतलब गैर यूनानी हैं, तार्किक हैं, मानववादी हैं। मानववाद का मतलब क्या है कि व्यक्ति को समाज या राज्य की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना, साध्य मानना, इम्पोर्टेंट मानना। ऐसी विचारधारा या ऐसे विचारक मानववादी कहलाते हैं। मतलब मानव का हित, व्यक्ति होने के नाते मानव का हित समाज या राज्य सबसे पहले है, परम है, साध्य है, महत्वपूर्ण है, वो मानववादी होता है। तो सोफिस्ट कैसे विचारक थे, मानववादी हैं। धन लेते थे और धन के बदले में लोगों को शिक्षा देते थे। सही क्या है, गलत क्या है, नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसी भी प्रकार की शिक्षा अगर कोई व्यक्ति सोफिस्टों के पास जाता था और उनका मत जानना चाहता था या उनसे कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता था तो वो धन लेते थे और उसके बदले में लोगों को शिक्षा देते थे। गैर यूनानी थे इसलिए मैटिक्स कहलाते हैं, तार्किक हैं, बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे थे।